नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं लॉकडाउन के तीसरे चरण में। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन करंट अफेयर्स आपका बेरोक टोक जारी है। आज तारीख है 2 मई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी के लिए किसको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऐसा कोई भी पुरस्कार जो किसी भारतीय को दिया जाता है वो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझना है और उसको जरूर याद रखना है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि बिस्तर पर लेटे रहने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप अभी तक अपने बिस्तरों से नहीं उठे हैं तो प्लीज उठ जाइए और सुबह के 5 बजे ये करंट अफेयर्स आपका इंतजार कर रहा है। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है, फीफा ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों या जो भी स्वास्थ्य कर्मी कोविड 19 की महामारी के दौरान लड़ रहे हैं उन सभी के लिए एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान का नाम है #वी विल विन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा #वी विल विन नामक एक अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उस स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड 19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रूप से रखने में लगे हुए हैं और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी नजर आएंगे, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। फीफा की बात करें तो फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। इसका जो गठन हुआ था वो पेरिस फ्रांस में 1904 में किया गया था। अगर हम बात करें, फीफा जो है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ संगठन है और हाल ही में इन्होंने भारत की रैंकिंग जारी की थी, यानी कि भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की थी। तो फीफा की जो इंडिया की रैंकिंग है वो 108 है और ये रैंकिंग 9 अप्रैल 2020 को जारी की गई है। वर्तमान समय में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं। फीफा रैंकिंग के टॉप कंट्री वर्तमान समय में बेल्जियम है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये कतर में होगा। इसके मस्कट का अभी तक अनवील नहीं किया गया है, यानी इसका मस्कट क्या होगा ये अभी तक नहीं बताया गया है। ये 2020 में बता दिया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो हुआ था ये रसिया में हुआ था और इसमें फ्रांस और क्रोएशिया के बीच फाइनल खेला गया था, जिसमें फ्रांस ने जीत हासिल की थी। फीफा 2018 वर्ल्ड कप का जो मस्कट था वो था जाबी वाका। याद रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके फुटबॉल से बन सकते हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं थंगजाम धवाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम धवाली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में भारत में जापान के दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने भी हिस्सा लिया था। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की अगर हम बात करें तो यह सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो भारत और जापान के संबंधों को मधुर बनाने के लिए जो उन्होंने शुभारंभ किया था इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ में, तो इस वजह से उनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया है। इस सम्मान की जो शुरुआत थी ये जापान के बादशाह मेइजी ने 1875 में की थी। इम्फाल युद्ध जापान जब जापानी थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने सोचा था कि चलिए वो भारत के जरिए आगे आ सकते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसी तरीके से भारत की जो आजादी है उसको दिला सकते हैं। ऐसे में उन्होंने ये युद्ध लड़ा था, लेकिन बाद में वो इस युद्ध को हार गए थे और उन्हें वर्मा तक पीछे जाना पड़ गया था। मणिपुर इस पिछले महीनों के दौरान जो न्यूज में रहा है उसके बारे में बात करें तो खोंगजोम डे ये मणिपुर में मनाया गया अभी हाल ही में 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1891 को एंग्लो मणिपुर वॉर यानी आंग्ल मणिपुर युद्ध के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, उसकी याद में इसे मनाया जाता है। गोवा जो है वो पहला स्टेट हुआ है या पहला राज्य बना है जो कोविड 19 फ्री हुआ, जबकि मणिपुर जो है वो दूसरे नंबर पर है जो कोविड 19 से मुक्त है। पहली बार इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने
किसी मिनिस्टर को डिस्क्वालिफिकेशन किया था, यानी कि उनको उनकी जो सदस्यता थी विधानसभा की वो रद्द की थी, और वो मंत्री थे थोनाजाम श्याम कुमार सिंह। ये मणिपुर के वन मंत्री थे और इन्होंने 2017 में कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने भाजपा में शामिल हो गए थे और इसकी वजह से इनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बीज बोने के दौरान उसे फेस्टिवल कहा जाता है, सीड सोइंग फेस्टिवल होता है, उसका नाम होता है लुई नगाई नी। ये उखरुल में मनाया गया और ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन, नॉर्थन या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे ने अभी हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा टालेस्ट पियर ब्रिज बनाया है, वो मकरू रिवर पर बनाया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक परिसीमन आयोग की गठन किया था। परिसीमन आयोग जो लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण करते हैं, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिसकी अध्यक्ष जो थी वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज यानी कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई थी। मणिपुर की राजधानी इंफाल है। चीफ मिनिस्टर नोंगथोम्बाम बीरेन सिंह यानी कि एन बीरेन सिंह है। लिस्प्रिया कंगजुम का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं, उन्हें भारत की ग्रेटा कहा जाता है। वर्तमान समय में राज्यपाल है नजमा अकबर अली हेपतुल्ला, या जिन्हें नजमा हेपतुल्ला भी कहा जाता है। नेशनल पार्क्स केबुल लामजाओ और सिरोही। स्टेट एनिमल संगई है। स्टेट बर्ड है तीतर है, वैसे इसे मिसेज ह्यूम फीजेंट भी कहा जाता है। तीतर आप इसे बोल सकते हैं, हम बोलचाल की भाषा में। स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प जो है ये सिरोही लिली है, और सिरोही लिली नाम का उत्सव जो है ये मणिपुर में ही मनाया जाता है इन फूलों के खिलने के दौरान। ये आपको सिर्फ मणिपुर में ही देखने को मिलेंगे। स्टेट ट्री जो है ये तून है, ये महोगनी की फैमिली का यानी महोगनी परिवार का एक पेड़ होता है, जंगली पेड़ होता है, वैसे इसे टून बोला जाता है, जिसे फोइबे हिनेंशियाना भी कहा जाता है मणिपुर लैंग्वेज में। इसके अलावा मणिपुरी डांस फॉर्म जो है ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। अगली जानकारी नासा से है, आपको ले चलते हैं नासा की तरफ। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म ऑफ नासा, ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिजाइनों को चुना है। नासा ने मून लैंडिंग सिस्टम के निर्माण हेतु अंतरिक्ष फर्म स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स का चयन किया है। यानी नासा का 3 कंपनियों ने चुनाव किया है जो उसके मून मिशन के लिए लैंडर बनाएंगे। आपको पता है जब हमारा चंद्रयान अभी गया था तो उसका लैंडर ही क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से हम चंद्रयान जो मिशन था वो पूरा नहीं हो पाया था। नासा ने घोषणा की है कि साल 2024 तक वह एक महिला और एक पुरुष को चांद पर उतारेगा। नासा ने 3 कंपनियों का चुनाव किया है। इसमें 2 कंपनियां प्रमुख अरबपति एलोन मस्क जो कि पेपाल के संस्थापक भी थे और साथ साथ आपके स्पेस एक्स के भी संस्थापक हैं। दूसरे जेफ बेजोस हैं जिनको आप जानते हैं, इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन और ये अमेजन के भी मालिक हैं। सभी तीनों कंपनियां अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस मिशन, ये जो मिशन चंद्रयान वाला होगा 2024 में, इस मिशन का नाम रहेगा आर्टेमिस, हेतु मानव लैंडिंग सिस्टम डिजाइन को विकसित करेंगे। नासा साल 2024 में चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और उसके बाद एक पुरुष को चांद पर उतारेगा। नासा प्रारंभिक डिजाइन विकास कार्य हेतु 10 महीने में तीनों कंपनियों को लगभग $1 अरब का भुगतान करेगी। नासा ने इसके अलावा बताया कि अपोलो युग के बाद यह पहली बार है कि जब नासा के पास मानव लैंडिंग सिस्टम के लिए पर्याप्त धन है, और अब हमारे पास आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए काम करने के लिए कई कंपनियों के साथ करार भी कर चुके हैं। अपोलो मिशन की बात करें तो अपोलो मिशन आज से 50 साल पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आर्मस्ट्रांग के कुछ मिनट बाद एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। वो मिशन पे जरूर थे लेकिन वो चंद्रमा की सतह पर उतरे नहीं थे। अपोलो 11 का उद्देश्य था कि उसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाना था। माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की जमीन पर उतरे थे। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को 1969 में अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से सुबह 8:32 पर लॉन्च किया गया था। जिस लूनर मॉड्यूल से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 से निकलकर चंद्रमा पर पहुंचे थे उसको नाम दिया गया था द ईगल।
ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा पर रुके थे। एडविन एल्ड्रिन ने नील आर्मस्ट्रांग के 19 मिनट बाद चंद्रमा पर कदम रखा था। दोनों ने अंतरिक्ष यान पर 2 घंटे 15 मिनट बिताए थे, लेकिन आर्मस्ट्रांग और एडविन के लिए चंद्रमा तक पहुंचने का यह सफर आसान नहीं था। सबसे पहले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी से रेडियो संपर्क टूट गया था। इसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर में भी कई एरर कोड्स आने लगे थे। इतना ही नहीं, द ईगल में ईंधन की कमी भी सामने आई थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक इन परेशानियों का सामना किया और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। नील आर्मस्ट्रांग अब दुनिया में नहीं है। 82 साल की उम्र में 25 अगस्त 2012 को उनका देहांत हो गया था। 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल चंद्रमा की सैर करने के बाद 24 जुलाई 1969 को वापस लौट आया था और इनके यान की लैंडिंग प्रशांत महासागर में कराई गई थी। ये कुछ ऐसी स्लाइड थी जो आपको चंद्रमा जो यान हुआ था, जो आपका अपोलो 11 मिशन हुआ था, उसके बारे में काफी सारी छोटी छोटी जानकारी आपको दी गई है। अगली जानकारी है, न्यूजीलैंड ने अपने क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की है। रॉस टेलर को 1 मई 2020 को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स के दौरान प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन करंट में है तो आपको जरूर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सब कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि कुछ ऐसा भी पढ़ना चाहिए कि जब हम पढ़े लिखे समाज में बैठे हो तो कम से कम हमारे पास कुछ वक्तव्य हो बताने के लिए। फिलहाल यह तीसरी बार है जब टेलर को पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड क्रिकेट के शीर्ष पुरस्कारों में सम्मानित किया जा रहा है। रॉस टेलर ने पुरुषों के T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। अन्य मुख्य पुरस्कारों में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पुरुषों की एक दिवसीय खिलाड़ी चुना गया है। टिम साउदी को इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगली जानकारी है, जीआई टैग्स दिए गए हैं। काफी दिनों बाद जीआई टैग की कोई न्यूज सामने आई है। तो मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, चाक हाओ का संबंध कहां से है? मणिपुर से। और गोरखपुर के टेराकोटा और कोवलीपट्टी तमिलनाडु की है। कदलाई मितई को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। चाकहाओ के लिए आवेदन चाकहाओ यानी कि काले चावल के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था, जिसे मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा सहायता दी गई थी। गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चावल की बात करें तो इस चावल की किस्म में जो चावल का रंग होता है वो गहरा काला होता है और इसका वजन अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, जैसा कि भूरे चावल का होता है। गोरखपुर का टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है। हस्तशिल्पियों द्वारा जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये टेराकोटा की ही प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों के पकने के बाद लाल रंग जो है वो खुद ब खुद निखर कर सामने आता है और शिल्पकार इन्हें हाथों से करते हैं। इसे टेराकोटा शिल्पकला भी कहा जाता है, जो गोरखपुर से प्रसिद्ध है। कदलाई मितई ये तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली की एक कैंडी है, जिसे आप चिक्की भी कह सकते हैं। मूंगफली और गुड़ से कैंडी तैयार किया जाता है और इसमें विशेष रूप से थामी बरानी नदी का पानी का उपयोग किया जाता है। थामी बरानी नदी अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कहां पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ध्यातव्य है यानी कि ध्यान देने योग्य है कि CWMA पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था और अब इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया गया है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर दिया था और जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में शामिल किया था। हालांकि ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता रहेगी जो कार्य के आवंटन को निर्दिष्ट करता है कि कौन क्या काम करेगा। इसका अर्थ यह है कि प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा। और आज का हम बनाते हैं यहीं से क्वेश्चन ऑफ द डे। आप सभी को बताना है कि वर्तमान समय में हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्रालय इस समय किनके हाथों में है। फटाफट से कमेंट सेक्शन पर लिखकर आंसर करिएगा और अच्छे आंसर करेंगे। और आप सभी भी अगर आप आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन को जरूर रीड किया करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक किया करें तो भी मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो आप यही कर सकते हो मेरे लिए कि आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और आप कमेंट कर सकते हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, यहां पर 4 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके बीच
जल बंटवारा का ये कावेरी जो जल बंटवारा है या कावेरी का जल विवाद है, ये काफी समय से चल रहा है। इसके निपटाने हेतु 1 जून 2018 को केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। इस प्राधिकरण का गठन का जो निर्देश मिला था वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 फरवरी 2018 को दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस प्राधिकरण का गठन करना था। तो इस तरीके से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो है अब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो विवाद है कावेरी जल विवाद, ये वैसे तो मेन 2 राज्यों के बीच में है, लेकिन इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी सभी शामिल हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है, यानी कि ये 12 महीना बहती है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत के ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 8 किलोमीटर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कावेरी यहां से निकल रही है कर्नाटक से, फिर उसके बाद यहां पर कृष्ण राजा सागर बांध है, फिर और थोड़ा सा आप जाओगे तो तमिलनाडु में आपको मेट्टूर बांध नजर आएगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को कि मेट्टूर बांध कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में। ये तो याद रहता है कि कावेरी नदी में है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वाकई में ये तमिलनाडु में, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद कावेरी जो है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। एक छोटी सी जानकारी आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि काबनी जो है ये किसकी सहायक नदी है। काबनी आपकी कावेरी की सहायक नदी है, जो कर्नाटका में वहां पर मैसूर के पास मिल जाती है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर 2 राज्यों में विवाद है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु के होगनेकल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जबकि दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है, और इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक बंटवारे हुए थे, और 1812 में और 1924 में 2 समझौते हुए थे। इसके अनुसार जो तमिलनाडु है उसको थोड़ा सा ज्यादा पानी मिलता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन कर्नाटक का कहना है कि ये जो समझौते हुए ये मैसूर और मद्रास के बीच हुए थे, और ऐसे में अगर हम बात करें तो इसका बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ है, पानी का बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ है। हमें एक नए बंटवारे की तरफ सोचना चाहिए, हमें एक नए नदी पैटर्न की ओर सोचना चाहिए, क्योंकि अब इनकी जो सीमाएं हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं, वो बदल चुकी हैं। वहीं तमिलनाडु का कहना है कि उसने इस पैटर्न के हिसाब से अपनी कृषि भूमि को विकसित किया है। इतने सालों तक उसने तमिलनाडु ने अपने उपजाऊ भूमि को विकसित किया है, और अगर अब इस पैटर्न में बदलाव होगा तो तमिलनाडु को बहुत नुकसान होगा, और तमिलनाडु की बहुत सारी उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। इस वजह से दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जगह पर दृढ़ हैं और इस समझौते को मानने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु कहता है हम वही समझौते मानेंगे, जबकि कर्नाटक कहता है हमें एक नए समझौते की जरूरत है। और इसी वजह से कावेरी नदी विवाद जो जल अधिनियम, जल प्राधिकरण है, उसका गठन किया गया था। कावेरी नदी के पटगारों के बीच में एक गंभीर संघर्ष का स्रोत भी रहा है, और इस वजह से ही तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में नहीं बनती। अगली जानकारी है छत्तीसगढ़ मनरेगा के अंतर्गत पाने वाला। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर आया है। ये तो बढ़िया बात है। सबसे ज्यादा रोजगार मनरेगा के तहत कौन सा राज्य दे रहा है? छत्तीसगढ़। देश भर में मनरेगा के तहत कार्यरत कुल 77.85 लाख मजदूरों में से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं। ये बड़ा है, जो कि कुल श्रमिकों का 24% है। राजस्थान कुल मजदूरों की संख्या के 14% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश कुल मजदूरों की संख्या के 12% के साथ तीसरे स्थान पर है। मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है, और इसके जरिए जो श्रमिक होते हैं उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और उसके बदले उन्हें कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। फ्रीडम फाइटर थी पद्मश्री अवॉर्डी हेमा बहरली, जो असम से बिलोंग करती थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया 101 वर्ष की आयु में। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भराली का भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। जब भी आपके सामने कोई मृत्यु समाचार आता है तो उसमें से 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो व्यक्ति जिसका निधन हुआ है वो किस राज्य से बिलोंग करता है या करता था, या फिर वो किस विधा से बिलोंग करता था, या उनका जो प्रोफेशन रहा है वो जीवन भर क्या रहा है।
तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये असम से बिलोंग करती हैं। 2005 में पद्मश्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्होंने जीते थे। अब चलते हैं आज के हमारे न्यूज फटाफट की ओर। कल मैंने आपको बताया था कि 2 नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं और आज भी कुछ नए राजदूत की नियुक्ति को लेकर आया हूं। सरकार ने नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया है, जबकि जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत बनाया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत बनाया है, कल ही मैंने आपको बताया, और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इन सभी की एक लिस्ट बना लीजिएगा, कल वाले में भी एक लिस्ट बना के दी है मैंने आपको, उसको अपने पेपर पे कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इनको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। हाल ही में 1 मई यानी कि कल हमने देखा कि हमारा विश्व भर में मजदूर दिवस मनाया गया। हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस या अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। लेकिन भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, में मनाया गया था। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे के इस्तेमाल भारत में किया गया था। इसके अलावा इसे हिंदी में कामगार दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मराठी में कामगार दिवस या तमिल में उझी पालार नाल के नाम से भी जाना जाता है। उझी पालार नाल तमिल में इसे कहते हैं मई दिवस के रूप में। महाराष्ट्र और गुजरात का भी गठन 1 मई को हुआ था, तो इन दोनों राज्यों ने इस बार 1 मई को अपना स्टेटहुड डे मनाया और इसी वजह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कल जो था वो अवकाश रहा था। तो महाराष्ट्र डे, गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन द 1 May every year. The day commemorate the formation of state on the day in 1960. 1960 में ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे। एक अगली जानकारी है, बजट ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है आईबीपी सर्वे द्वारा। एन ओपन बजट सर्वे हैज प्लेस्ड इंडिया 53rd पोजीशन। 117 देशों में भारत को 53वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड जो है वो पहले स्थान पर आया है। किस तरह का सर्वे था? बजट ट्रांसपेरेंसी सर्वे, मतलब यहां पर भारत में जो बजट बनाया जाता है वो कितना पारदर्शी तरीके से बनाया जाता है और उसका जो क्रियान्वयन होता है वो कितना पारदर्शी तरीके से होता है, कितना जनता को पता होता है, कितना नेताओं को पता होता है। ये सर्वे जो है ये कंडक्टेड कराया गया था इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप और इसको रिलीज किया गया था 29 अप्रैल 2020 को। आईबीपी ने जो स्कोर दिया है इंडिया को वो 100 में से 49 दिया है और इस वजह से उसे 53वां स्थान हासिल हुआ है और ये ग्लोबल एवरेज स्कोर से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि हम जो हैं वो विश्व के बाकी देशों की तुलना में थोड़े से ठीक है। लेकिन जो अदर डेवलपिंग कंट्री हैं विद एन एक्सेप्शन ऑफ चाइना, यानी कि चाइना जो है हैव स्कोर्ड मच हायर देन ट्रांसपेरेंसी स्कोर इन कंपैरिजन टू इंडिया। यानी चाइना को अगर छोड़ दिया था तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, उन सभी ने इस सर्वे में अच्छा स्कोर किया है। आईबीपी सर्वे ने बताया इंडिया को कि किस तरीके से वो अपना बजट जो है वो ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी वो अपना बजट पब्लिश करें उससे पहले एक प्री बजट स्टेटमेंट जारी कर दें, जिसकी वजह से जो भी आपके विधानसभा या विधान परिषद वगैरह हैं वो कम से कम और पब्लिक वो जो है वो कम से कम उस बजट को स्क्रूटनाइज कर सके, उसको देख सके और समझ सके और फिर उसके बाद वो बजट को पेश करें। अगर उसमें कोई बात या समझौता ऐसा है जो लागू किया जाना चाहिए तो वो उसको बता सके। चलते हैं अगली जानकारी तक। ये है प्रोफेसर टी प्रदीप, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उन्हें निक्केई एशिया पुरस्कार दिया जा रहा है। निक्केई एशिया पुरस्कार जो है ये जापान की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है निक्केई, उसके द्वारा दिया जाता है और ये विश्व की सबसे प्रतिष्ठित टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के रूप में जाना जाता है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप या टी प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है और प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जा रहा है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जा रहा है। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा अन्य पुरस्कार विजेता भी हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए हैं भारत से प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप,
जबकि संस्कृति और समुदाय के लिए नेपाल से हैं राम प्रसाद कदेल। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए हैं एंथनी ठैन मलेशिया और टैन होई लिंग मलेशिया से। प्रोफेसर तल्लेपिल्ले प्रदीप ने नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम एक पानी का फिल्टर विकसित करने के लिए किया गया है, जिसे भारत में 2 पैसे प्रति लीटर की दर से पानी पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। उन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो टी प्रदीप मिला है निक्केई एशिया पुरस्कार, जापान सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। अगली जानकारी है रामायण। आप सभी देख रहे होंगे, रामायण दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया है। महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण को रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया था। तो रामायण बना है विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। वन लाइनर आप जरूर देखा करें, उससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कम से कम वो एट लास्ट आपके दिमाग में बने रहेंगे। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्हें राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? तो वो है हेमा भराली। कहां से संबंधित है? वो आपकी संबंधित है आसाम से। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को समाधान करने के लिए किया गया था? 4। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत अब काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 1 मई को। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को 53वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड पहले नंबर पर आया है। चखाओ ये क्या है? ये एक काला चावल है, इसे जीआई टैग मिला है। ये कहां से बिलोंग करता है? ये आपका मणिपुर से बिलोंग करता है, मणिपुर का चाखाओ। हैशटैग वी विल अभियान ये किसने शुरू किया है? फीफा ने। किसको जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह। किसको न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2020 के प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है? वो है रॉस टेलर। और किसको ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? वो है जयदीप मजूमदार। गुजरात में हर साल गुजरात दिवस मनाया जाता है, या महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1960 में ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी के लिए किसको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है तल्लेपिल्ले प्रदीप जी। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सामुदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? तो वो है हेमा भराली। उनका 101 साल की उम्र में निधन हुआ है। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया था? तो वो है आपका छत्तीसगढ़। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्यों और प्रदेश के पानी बंटवारे के लिए समाधान करने के लिए किया गया है? तो 4 राज्यों। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 मई को। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? आईबीपी सर्वे द्वारा किया गया ये सर्वे के मुताबिक भारत जो है वो 53वें स्थान पर आया है, जबकि पहले स्थान पर आपका न्यूजीलैंड है। चखाओ जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य का काला चावल है? तो वो है मणिपुर। किसने अभी हाल ही में हैशटैग वी विल विन अभियान शुरू किया था? तो वो है फीफा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। किसको जापान सरकार द्वारा अभी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है थंगजाम धबाली सिंह। किसको न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2020 के दौरान प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो है रॉस टेलर। किसको ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो उनका नाम है जयदीप मजूमदार। 1 सेकेंड। दीपक मित्तल को कहां का बनाया गया है? दीपक मित्तल को आपका बनाया गया है कतर का। पीयूष श्रीवास्तव को कहां का बनाया गया है? इनको बहरीन का राजदूत बनाया गया है। और नम्रता एस कुमार को स्लोवानिया का।
गुजरात में हर साल गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी के लिए किसको निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है थालापिल प्रदीप जी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। और कल संडे है, कल आपका करंट अफेयर्स नहीं आएगा, तो अगला करंट अफेयर्स आपको मंडे को मिलेगा। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।